Hello and welcome to Shiv Jyoti Educational Group Kota. This is Barkha Gaur, your biology teacher. A small gland is their pineal gland. Pineal gland is located in forebrain, particularly dorsal side of the forebrain में ये present है. It secretes a hormone called melatonin. ठीक है, you have to remember this hormone melatonin, and it helps, important role है in the regulation of a 24-hour डायर्नल रिदम. पूरा दिन भर में हम जो भी काम करते हैं उसका एक क्लॉक की तरह ये वर्क करता है. जैसे अभी हमने सर्केडियन रिदम की बात की थी, तो इट हेल्प्स इन दिस कि एट व्हाट टाइम वी हैव टू वेक अप, एट व्हाट टाइम वी फील हंग्री, लाइक दैट. तो फॉर एग्जांपल इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम्स ऑफ स्लीप वेक साइकिल. ठीक है, बॉडी टेम्परेचर. इन एडिशन मेलेटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन and the menstrual cycle as well as our defense capability. So this is also an important hormone. Then we talk about thyroid gland. Thyroid gland में यहाँ पे two figures are given on page number 336. This is the location of thyroid. This is trachea. एंड थायराइड के ही ऊपर ये पैराथायराइड है. ठीक है, पैराथायराइड की लोकेशन भी बताइए. तो थायराइड ग्लैंड्स इज कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया. ट्रैकिया के आसपास ये दोनों थायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, पेयर में प्रेजेंट होती हैं. बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड. बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड isthmus. ठीक है, isthmus से ये कनेक्टेड रहते हैं. द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज, ये प्रेजेंट होते हैं इसमें. एंड ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स इनक्लोजिंग अ कैविटी. दीज फॉलिकुलर सेल्स secrete या synthesize two hormones, tetraiodothyronin, tetraiodothyronin, और we can call it as thyroxin T4. ये टेट्रा है ना यहाँ पे, इसलिए इसका नाम T4 है. तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन T4 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन दैट इज T3. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टू हॉर्मोन्स हैं विच आर सिक्रीटेड बाय द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड. देन टू फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग आयोडीन इज एसेंशियल. पढ़ते हैं ना कि सुनते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट, तो सी फूड में प्रेजेंट होता है आयोडीन. तो आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड ग्लैंड. एंड डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, इन आवर डाइट रिजल्ट्स इन हाइपोथायरॉयडिज्म. ठीक है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है एंड एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. तो हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स डेफिशिएंसीज ऑफ थायराइड हार्मोन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, एंड इट लीड्स टू द एनलार्जमेंट, स्वेलिंग हो जाती है थायराइड ग्लैंड में, एंड द डिजीज इज कॉल्ड गॉइटर. ठीक है, गॉइटर डिजीज. हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट मैच्योरेशन ऑफ द चाइल्ड. तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा. एंड इट कैन जो बेबी है विल हैव स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है. So we can see here कि iodine is very much important. So the baby leading to stunted growth, the disease is called cretinism. Mental retardation, that means it will have slow development of its brain, low intelligence quotient, less IQ, abnormal skin, deaf mutism, means the child will not be able to hear and it will not be able to speak also. So deaf mutism. अगर एडल्ट वुमेन में हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, ये तो बच्चों की बात हुई, एडल्ट वुमेन में हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर. तो इट विल क्रिएट इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल. एंड ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाता है ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स, कुछ गठाने जैसी अगर हो जाती हैं, तो द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स इज इंक्रीज्ड टू एबनॉर्मल लेवल्स, लीडिंग टू अ कंडीशन कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म. तो एक तो हुआ हाइपो, एंड ओवर सिक्रीशन को हम कहेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म, विच विल ऑल्सो एडवर्सली इफेक्ट द फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर इज द फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म. तो अगेन इट इज अ डिजीज
which is caused by hyper, that means more secretion of thyroid. कैसे पता लगेगा ये? इसका सिम्टम्स हैं प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल्स, आईबॉल्स बड़ी दिखेंगी ज़्यादा, इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट विल बी इंक्रीज्ड, एंड वेट लॉस एंड ऑल्सो कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज. ओके, तो ये हमने 2 डिजीज देखी यहाँ पे. तो पर्टिकुलरली मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने के लिए थायराइड हार्मोन्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है. These hormones also support the process of red blood cells formation, and it controls the metabolism of, very important, carbohydrate, protein and fats के metabolism को control करता है. तो overall हमारी पूरी body को ही control कर रहा है. तो maintenance of water and electrolyte balance is also influenced by, तो ये इसके functions हैं, functions of thyroid. Maintenance of water and electrolyte balance is also influenced by thyroid hormones. Thyroid gland also secretes a protein hormone called thyrocalcitonin, which regulates the blood calcium levels. So you can see how many important functions are there. So blood calcium level को भी control करेगा ये thyrocalcitonin. Attached to thyroid gland only, thyroid gland से ही attached, अभी हमने figure में देखा था. You can see in figure 22.3, parathyroid gland is there. So how it works? Parathyroid glands, in human 4 parathyroid glands are present on the back side of the thyroid gland. Thyroid gland के back side में 1 pair each in 2 lobes of the thyroid gland. तो दोनों thyroid gland में एक pair present होगा. The parathyroid glands secrete a peptide hormone. So you have to remember the hormone which is released by parathyroid gland, that is parathyroid hormone. The secretion of PTH is regulated by the circulating levels of calcium ions. So calcium ions के लिए ये important है. Parathyroid hormone increases the calcium ion level in the blood. PTH acts on bones and stimulates the process of bone resorption, that is dissolution, demineralization हो जाएगा इसका. तो it also stimulates reabsorption of calcium by the renal tubules and increases calcium absorption. तो ये सारी चीजें आप समझ रहे होंगे इस चीज को कि किस तरह से all the different things are coordinated with each other. कि हमारी बॉडी में कोई भी डिफिशियंसी होती है या कोई डिजीज होती है तो किस तरह से कुछ क्या चीज रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, तो ये ऐसे इससे हमको समझ में आएगा. So it is clear that PTH, parathyroid hormone, is a hypercalcemic hormone that increases the blood calcium levels in the body. Along with TCT, it plays a significant role in the calcium balance in the body. The next hormone is thymus. Next gland is thymus. How does it work? Thymus gland is a lobular structure located between the lungs. ये heart के पास होता है actually, behind sternum of the ventral side of the aorta. And at the time of birth, ये it is large and slowly it reduces in size. So the thymus plays a major role in the development of, पूरी body के development में भी help करता है, of the immune system. ठीक है, mainly it is just क्योंकि आपको पता है जब when the child is very young तो उस वक्त उसका immune system weak होता है, तो at that time thymus is bigger in size. This gland secretes a peptide hormone called thymosin. Thymosin play a major role in the differentiation of T lymphocytes. So you know children कि lymphocytes जो होते हैं they regulate the immune system को control करते हैं, उसके लिए responsible हैं. तो it provides cell mediated immunity. Cell mediated immunity क्योंकि ये cells हैं, T lymphocytes और B lymphocyte cells होते हैं, immune cells होते हैं. In addition, thymosins also promote production of antibodies. So again, it is related to our defense mechanism. जो हमारा defense है, जो हमको diseases से fight करने में help करता है. तो it promotes the production of antibodies to promote to provide humoral immunity. So 2 types of immunities are there: cell-mediated immunity and humoral immunity. तो दोनों को ये control करेगा. It is degenerated in old individuals, as I told you earlier, resulting in a decreased production of the thymosin. तो धीरे धीरे ये reduce होता जाता है. As a result, the immune responses of the old person become weak. जैसे जैसे हम old होते जाते हैं तब क्या होता है, हमारा immune system और weak होता जाता है.
So in this way this gland works. The next topic of our chapter is adrenal gland. So again it is very important gland जो कि जिसकी location क्या है? It is located near the kidney, at the top of the kidney हम कह सकते हैं. And what are the important hormones released by this? ये देखेंगे हम. The gland is composed of two types of tissues, adrenal medulla and adrenal cortex. तो centrally located जो tissues हैं they are called adrenal medulla and outside it are the adrenal cortex. Under production of hormones, अगर production कम होता है hormone का तो by the adrenal cortex alters the carbohydrate metabolism causing acute weakness, body में weakness आ जाती है and fatigue means बहुत जल्दी थक जाएंगे leading to a disease called Addison's disease. ठीक है, तो remember this. Underproduction means hyposecretion of the hormones released by adrenal cortex will lead to the Addison's disease जिसके symptoms क्या हैं? Weakness and fatigue. In this diagram you can see the location of the adrenal gland. ठीक है, adrenal cortex भी दिख रहा है आपको इसमें and adrenal medulla can also be seen. This is the kidney, adrenal gland and इसको enlarge करके दिखाया. This is adrenal cortex and in the center it is adrenal medulla. The adrenal medulla secretes two hormones. ठीक है, very important. दो hormones जो secrete होते हैं वो हैं adrenaline और epinephrine and another is noradrenaline और norepinephrine. तो बच्चों आपने सुना भी होगा, इसको हम 8th क्लास से पढ़ने लग जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में. स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं इसको. इसमें ये 3F रहते हैं. वन इज फ्लाइट, फाइट एंड फ्राइट. ठीक है, इन अ स्ट्रेस सिचुएशन व्हेन द एनिमल और एनी ऑर्गेनिज्म इज इन डेंजर, कोई प्रॉब्लम आ जाती है. सपोज सम प्रीडेटर इज रनिंग बिहाइंड द प्रे, it want to capture it, so at that time this hormone is released. So in the stress condition this hormone is released. So adrenaline release होता है and it helps to respond to that stressful condition. उस stressful condition में क्या करना है? तो 3 choice होती है. Either the animal will flight means it will fly away, it will run away, or it will fight with the जो भी सामने है उससे, और वो उसको डरा भी सकता है. Fright means उसको डरा भी सकता है. तो मेनली फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ो या फिर भाग जाओ. तो दीज आर कॉमनली कॉल्ड कैटेकोलामाइंस. एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन आर कॉल्ड कैटेकोलामाइंस. तो एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन आर रैपिडली सिक्रीटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस. तब ये सिक्रीट होंगे ऑफ एनी काइंड एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस. तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट या स्ट्रेस हार्मोन भी कह सकते हैं इसको. These hormones increase. क्या होगा बॉडी में, क्या चेंजेस होंगे इस हार्मोन के रिलीज होने से? अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन, जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाएगा. पाइलो इरेक्शन, रेजिंग ऑफ हेयर्स, जिसको कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाएंगे. कभी आपने कैट को देखा हो तो इफ द कैट एनकाउंटर्स द डॉग तो वो अपने पूरे बाल रेज हो जाते हैं उसके. स्वेटिंग ऑल्सो कैन ऑकर एट दैट टाइम. तो ऑल दीज प्रिपरेशन, ये सारी प्रिपरेशन है बॉडी को स्ट्रेस से फाइट करने के लिए. बोथ द हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट, ऑल्सो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा. स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट बढ़ जाएगी. ठीक है, एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन विल ऑल्सो इंक्रीज. तो कैटेकोलामाइंस, व्हाट आर कैटेकोलामाइंस? बोथ एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन also stimulate the breakdown of glycogen, ताकि जल्दी से एनर्जी मिले. ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे. तो रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड. तो ग्लूकोज का इसमें बढ़ जाएगा. ग्लूकोज विल प्रोवाइड एनर्जी. इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. तो ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, तो ऑल दिस विल हेल्प to provide more and more energy. Adrenal cortex can be divided. Now adrenal cortex can be divided into different
zona reticularis, 3 layers हैं इसमें, zona reticularis which is the inner layer, zona fasciculata which is the middle layer, and तो zona glomerulosa. These 3 layers are present. The adrenal cortex secretes many hormones. So you have to remember the hormones secreted by this, and all those hormones are called corticoids. The corticoids which are involved in carbohydrate metabolism, particularly वो कहलाते हैं glucocorticoids. ठीक है, carbohydrate metabolism में. In our body, cortisol is the main glucocorticoid, and corticoids which regulate the balance of water, इसके function है balance of water regulate करेंगे, and electrolytes in our body, so they are called mineralocorticoids. तो ये second category हो गई. तो glucocorticoids and mineralocorticoids. Aldosterone is the main mineralocorticoid, ये इसका example है. Glucocorticoids stimulate gluconeogenesis, then lipolysis and proteolysis, and inhibit cellular uptake and utilization of amino acids. So in this way it works like this. So cortisol is also involved in maintaining the cardiovascular system as well as the kidney functions. Then glucocorticoids, particularly cortisols, produces anti-inflammatory reactions and suppresses the immune system. तो ताकि ज़्यादा immune system ज़्यादा active नहीं हो, immune response को suppress करना भी कभी कभी ज़रूरी होता है. Then cortisol stimulates the RBC production. Aldosterone acts mainly at the renal tubule and stimulates the reabsorption of sodium and water and excretion of potassium and phosphate ions. The aldosterone helps in the maintenance of electrolytes, salt and water balance, है ना, तो body fluid volume को control करता है, osmotic pressure and blood pressure को भी control करेगा. Small amount of androgenic steroids are also secreted. ये भी देखा गया है कि कुछ androgenic steroids भी secrete होते हैं by adrenal cortex, which play an important role in the growth of the axial hair, pubic hair and facial hair during puberty. The next gland is pancreas. The pancreas is actually it works as both endocrine as well as exocrine gland. तो pancreas कैसे कब और कैसे endocrine जैसे work करता है और कैसे exocrine की तरह work करता है. तो basically you must be knowing the difference between endocrine and exocrine gland, है ना. Exocrine glands have duct and their secretion is carried through the ducts only. For example, pancreas का भी हम उसमें example ले सकते हैं. And endocrine glands they pour their secretion directly into the blood and blood carry that hormone to the target organ. तो इसमें कैसे होगा ये देखते हैं. Pancreas composite gland कहेंगे हम उसको because it is working as exocrine and endocrine gland. The endocrine part जो है it will secrete islets of Langerhans, है ना. It consists of pancreas में कुछ special cells होते हैं जिनको कहते हैं islets of Langerhans. They are about 1 to 2 million number में होते हैं. The two main types of normal human pancreas में 1 to 2% of the pancreatic tissue, and the two main types of cells of islets of Langerhans are called alpha cells and beta cells. Alpha cells and beta cells. The alpha cell का function है it secretes a hormone glucagon while beta cells secrete insulin. तो insulin तो आपने सुना भी है जिसकी deficiency से diabetes हमें हो जाता है. तो ये दोनों blood में glucose level को control करेंगे. Glucagon is इसका जो nature है वो peptide hormone है, that means protein. Always all the hormones are basically protein ही होते हैं. And it plays an important role in maintaining the normal blood glucose levels. तो glucagon maintains the normal blood glucose level, and glucagon acts mainly on the liver cells जिसको हम hepatocytes कहते हैं, and stimulates glycogenolysis resulting in an increased blood sugar. तो हम ये कह सकते हैं कि glucagon will increase the blood sugar जिसको हम कहेंगे hyperglycemia. Clear? And in addition this hormone stimulates the process of gluconeogenesis. इसको increase करेगा.
दैट मीन्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, विच ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हाइपरग्लाइसीमिया. नाउ ग्लूकेगॉन रिड्यूसेस द सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन. दस ग्लूकेगॉन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन. तो इसका फंक्शन समझ में आया. अब बात करते हैं हम इंसुलिन की. इट इज ऑल्सो पेप्टाइड हार्मोन विच प्लेज अ रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, कि कितना ग्लूकोज होना चाहिए ब्लड में, उसको कंट्रोल करेगा. एंड इट एक्ट्स ऑन हेपेटोसाइट्स. ये जो लिवर के सेल्स हैं, हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स. एडिपोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू जिसमें फैट स्टोर होता है. एंड एनहेंसेस सेल्यूलर ग्लूकोज uptake and utilization. As a result, there is a rapid movement of glucose from blood to hepatocytes. तो blood में जब glucose level अगर बढ़ गया है तो this glucose will be taken to the hepatocytes and adipocytes. तो इस तरह से glucose level को control करते हैं and it helps in decreasing the blood glucose level. तो hyper, जैसे glucagon was responsible for hyperglycemia, तो this insulin is hypoglycemic. Insulin also stimulates conversion of glucose to glycogen. तो ये opposite work करते हैं एक दूसरे को. That is glycogenesis. वहाँ हो रहा था glyconeogenesis. The glucose homeostasis in the blood is thus maintained by the two hormones insulin and glucagon. तो ये एक दूसरे के opposite work करते हैं. समझ में आया? Now prolonged hyperglycemia, बहुत समय तक अगर hyperglycemia रहता है तो it can cause a disorder called diabetes mellitus. तो हमने दोनों तरह के डायबिटीज देख ली. डायबिटीज इंसिपिडस जिसमें frequent urination होता है, and diabetes mellitus which is caused due to the less secretion of insulin. So this is also associated with loss of glucose through urine and formation of harmful compounds known as ketone bodies. तो एक तो यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा और कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन. दिस लीड्स टू दिस डिजीज. तो डायबिटिक पेशेंट्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी. तो इंसुलिन के इंजेक्शंस आर गिवन टू दोज पेशेंट्स. द नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्टिस. तो टेस्टिस ऑल्सो वर्क एज ग्लैंड, एंड बिकॉज वाई ग्लैंड, बिकॉज दे आर ऑल्सो रिलीजिंग सर्टेन हॉर्मोन्स. तो व्हाट हॉर्मोन्स दे आर सिक्रीटिंग हम देख लेते हैं. A pair of testes is present in the scrotal sac. ना ये हमने पढ़ा है 10th class में. The location of the testes is scrotal sac, which is located outside the abdominal cavity of male individuals. Two functions of testes are there. One is it is a primary sex organ, and it also acts as an endocrine gland because it is secreting hormones. Now it is composed of seminiferous tubules and stromal or interstitial tissues. तो इसमें ये different types of cells present है. Seminiferous tubules and interstitial tissues. The Leydig cells is also there. Leydig cells or interstitial cells which are present in the intertubular spaces produce a group of hormones called. तो mainly हमें काम किससे? The hormones produced by the testes, जिनको हम androgens कहते हैं. पूरा ग्रुप उनका androgens कहलाता है. और एंड्रोजेंस में मेन है टेस्टोस्टेरोन. तो दैट मीन्स टेस्टिस सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरोन. एंड्रोजेंस का फंक्शन क्या है बच्चों? इट रेगुलेट्स द डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शंस ऑफ द मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स. इनको ये कंट्रोल करते हैं, इनके फंक्शंस को. तो आप फंक्शंस नोट कर लीजिए. इट रेगुलेट द डेवलपमेंट, maturation and functions of male accessory sex organs like जो ducts है, epididymis, vas deferens and seminal vesicles, prostate gland and urethra. इन सब के डेवलपमेंट और मैच्योरेशन में हेल्प करेंगे एंड्रोजेंस. एंड दे स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ. जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हम जिनको कह सकते हैं कि एट द एज ऑफ प्यूबर्टी द चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन द मेल्स. तो मस्कुलर ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर, एग्रेसिवनेस, low pitch of voice etc. harshness of voice जो है, this is all controlled by androgens. And they also play an important role in the process of spermatogenesis, that means formation of spermatozoa. Again this is the function of androgen, and they act on the central neural system and influence the male sexual behavior. These hormones produce anabolic or synthetic effects on protein and carbohydrate metabolism also. So in this way this is also an important
हार्मोन. सेकेंड है हमारा, नेक्स्ट इज ओवरी. Ovary is present in the females. It is also present in the pair. So a pair of ovary is there in females which help in the production of eggs as well as it secretes certain hormones. So what are those hormones हम देखते हैं. So females have a pair of ovaries located in the abdomen cavity. In 10th class we have studied about the male and female reproductive system. Ovary is the primary female sex organ which produces one ovum during each month, or we can say during each menstrual cycle one ovum is released. So in addition, ovary also produces two groups of steroid hormones. दो hormones हैं, estrogen and progesterone, which are released by the ovary. So these are the hormones, and it contains ovarian follicles. Ovary is composed of ovarian follicles and stromal tissues, जैसे कि हमने अभी testis में भी देखा था. तो estrogen is synthesized and secreted mainly by ovarian follicles. The ovarian follicles will produce estrogen, and after ovulation ruptured follicle is converted into a structure called corpus luteum. तो जो follicles हैं, follicles का formation होता है, development होता है ovaries में, then a structure is formed which is called as corpus luteum which secretes progesterone. तो आपको ये पता होना चाहिए कि corpus luteum will secrete progesterone and ovarian follicles are converted into corpus luteum. So in this way the two hormones estrogen and progesterone are released from the ovary. Estrogen produce wide ranging actions such as stimulation of growth of activities of female secondary sex organs, that means development of growing ओवेरियन फॉलिकल्स. जो ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, उनके सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, दैट इज हाई पिच ऑफ वॉइस, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलपमेंट, एंड ऑल्सो दे रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर. तो इन दिस वे दिस हार्मोन द ओवरी है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करती है. प्रोजेस्ट्रॉन सपोर्ट्स प्रेगनेंसी. तो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी प्रोजेस्ट्रॉन एक्ट्स ऑन द मेमोरी ग्लैंड्स एंड इट हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ मिल्क at the time of childbirth.